हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैं एक बार फिर से आप ही के पसंदीदा यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक बार फिर से केमिस्ट्री की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का अंतिम क्लास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आज के क्लास में हम यहाँ पे आपको सबसे पहले बता दें कि आज हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। 1, 2, 3 और 4 नंबर लेक्चर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आप लोग जो भी बच्चे क्लास को नहीं देखे होंगे, प्लेलिस्ट में जा करके क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चे यहाँ पे सबसे पहले बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं कि क्लास में सबसे पहले आज हम लोग को पढ़ना क्या है बाबू। तो सबसे पहले आज हम लोग को पढ़ना है प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसी क्लास में आप लोग को खास करके पढ़ना है, आप लोग को यहाँ पे बता दें कि जिप्सम के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में पढ़ना है जी? जिप्सम के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जिप्सम को लगभग 120 से 130 डिग्री सी पर गर्म करने पर प्राप्त सफेद चूर्ण को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यानी वह एक प्रकार का पत्थर के आकार का होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको थोड़ा सा हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि आखिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता किसे है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इससे बनता है। ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं चीजों को, इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो इसे हम लोग कहते हैं जिप्सम। क्या कहते हैं जी? इसे हम लोग जिप्सम कहते हैं। ठीक है ना, यही जिप्सम है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं बाबू, ये क्या है? तो यह जिप्सम है। जिप्सम इन 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, 3 अलग अलग टाइप के होते हैं जिप्सम। ठीक है, और इसी को जब हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद में क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, जो कि व्हाइट कलर का चूर्ण बनता है। और उसी चूर्ण से क्या करते हैं हम लोग कि इसी चूर्ण से हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पैर वगैरह किसी व्यक्ति का अगर टूट जाता है ना, तो उसको इस प्रकार से प्लास्टर के रूप में भी लगाया जाता है। देखिए यहाँ पर पैर में यहाँ पे जो प्लास्टर के रूप में लगा है, ये क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं क्या कि इसे क्या करते हैं हम लोग, इसे 120 डिग्री सी या फिर 130 डिग्री सी पर लगभग अगर हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और इसका मेरे बच्चे देखें तो रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। सूत्र क्या है इसका? तो सूत्र देखेंगे CaSO4 1/2 H2O। CaSO4 1/2 H2O इसका सूत्र है बाबू। अगला पॉइंट यहाँ पे ये होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पॉइंट, हाँ ये वाला तो मैंने दिखा दिया है आपको। अगला पॉइंट, हाँ यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग POP भी कहते हैं। क्या कहते हैं? POP कहते हैं। जिसको यहाँ पे देखिए कि घरों में जो है POP के रूप में, यानी कि डिजाइनिंग के रूप में यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे पंखा आप लोग को दिखाई दे रहा होगा और POP यहाँ पे घर के छत के जो है ना ऊपर में ये लगाया जाता है। छत के ऊपर में लगाया जाता है POP और उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज होता है बाबू, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट की तरफ रुख करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र के बारे में समझते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू 1/2 H2O और रासायनिक नाम यहाँ पे क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पहले वाला स्लाइड में ही दिखा दिए थे शायद, हमको लग रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब हम समझेंगे बिल्कुल जिप्सम के बारे में। क्या समझेंगे? जिप्सम के बारे में। तो जिप्सम तो आपको मैंने भली भांति यहाँ पे दिखाया ही था, है ना। जिप्सम ये जो है ना, ये बर्फ के तरह होता है। किसके तरह होता है? बर्फ के तरह, या फिर कह सकते हैं कि यह जो है पत्थर के तरह होता है। कैसे होता है? पत्थर के तरह होता है। यहाँ पे अगर देखें तो चट्टान, ये खुरदुरा चट्टान के तरह भी आप कह सकते हैं कि यह देखने में लगता है। और जब हम इसको गर्म करते हैं तो यह एक चूर्ण का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है जी? चूर्ण का रूप ले लेता है। और उसी में हम क्या करते हैं कि जब भी जल को डालते हैं, जब भी जल डाल देते हैं तो वह एक प्लास्टिक का रूप ले लेता है, लगभग प्लास्टिक के जैसे बन जाता है। ठीक है, जिसे सीमेंट में हम लोग जल डाल देते हैं और घरों पे ढाल देते हैं तो वह एक बहुत ही पथरीला रूप बना देता है। ठीक उसी प्रकार प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बहुत कठोर एक पदार्थ के रूप में बन जाता है जब हम लोग उसमें जल डाल देते हैं, और वह इस जिप्सम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? इसी जिप्सम से बनाया जाता है जब हम इसको गर्म करते हैं। क्या करते हैं? जब हम इसको गर्म करते हैं। ठीक है,
अब आगे वाला पॉइंट हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि जिप्सम को 120 या 130 डिग्री के लगभग गर्म करने पर 120 डिग्री सी से 130 डिग्री सी के लगभग गर्म करने पर इसका कुछ जल निकल जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। गर्म करने पर जिप्सम को ही जब हम लोग गर्म करते हैं ना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रूप ले लेता है। और यहाँ पे समझेंगे बाबू की रासायनिक समीकरण इसका क्या है। तो CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O, ये हो गया आपका जिप्सम का रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। और यहाँ पे कह रहा है कि गर्म करने पर आपको बन जाता है CaSO4 1/2H2O, और यहाँ पे क्या निकलता है कि जल, ये कुछ जल यहाँ से क्या हो रहा है कि बाहर निकल रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, कुछ जल बाहर निकल रहा है यहाँ पे, क्योंकि लिखा हुआ है कि कुछ जल निकल जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, जो कि ये हो गया आपका CaSO4 और इंटू 1/2H2O, ठीक है। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया जी, ठीक है। और ये हो गया आपका जिप्सम का सूत्र, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला पॉइंट की बात करते हैं कि आखिर प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रमुख उपयोग क्या क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रमुख उपयोग क्या क्या है बाबू। तो यहाँ पे समझिएगा आप लोग कि टूटी हुई हड्डियों को स्थिर करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस टूटी हुई हड्डियों को स्थिर करने के लिए प्लास्टर बनाने में, जैसे लोग नहीं बोलता है कि हाथ टूट गया अब इसको प्लास्टर करवाना पड़ेगा, तो वही प्लास्टर होता है और उसको बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि मूर्तियां एवं सजावटी वस्तुएं बनाने में, मूर्ति को बनाने में मूर्ति का जो फेस बनाया जाता है, जो सांचा बनाया जाता है, सब का सब जो है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही ढाल करके बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि मूर्तियां एवं सजावटी वस्तुएं बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। खिलौने बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात करें तो वही मूर्ति वाला सांचा जो बोले थे, सांचा या मॉडल बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। अब सजावटी छत एवं डिजाइन बनाने में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे घर बन जाता है उसमें हम लोग बोलते हैं कि चलो अब हमको घर में क्या करना है कि POP करवाना है, ठीक है ना। POP यानी कि क्या करवाना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस करवाना है, ठीक है। इसी को लोग स्टैंडर्ड में बोलते हैं कि POP करवाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला पॉइंट समझिएगा बाबू बिल्कुल भी ध्यान से। अब आपको जो है VVI क्वेश्चन हम बताएंगे, VVI प्रश्न बताएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में जो है ना खूब भर भर के पूछा जाता है। ये सवाल मेरा गेस्ट सवाल है बाबू, ठीक है। और ये सवाल आप लोग लिख के रखिएगा, गांठ बांध के रख लीजिएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में जो है ना ये सवाल आने ही वाला है पक्का, 100% तय है कि यहाँ से सवाल आएगा। जिससे सवाल क्या पूछता है आपसे कि pH स्केल क्या है, तो आप बताओगे कि नहीं बताओगे कि pH स्केल है क्या। तो आप कहोगे, यहाँ पे उत्तर दोगे कि किसी जलीय विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को, जलीय विलयन के, किसी ठोस पदार्थ के नहीं, किसी जलीय विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को जांच करने के लिए, यानी कि उसका जो हम लोग जांच करते हैं कि पदार्थ क्या है। ये मान लीजिए कि pH स्केल है, चलो यहाँ पे एक pH स्केल मैं बनाता हूँ। ये क्या है बाबू, तो pH स्केल है। यह क्या है, तो pH स्केल है, क्या है, pH स्केल है, ठीक है। और यहाँ पे होता है क्या कि बीचों बीच में क्या होता है कि इसका pH मान 7 होता है, ठीक है। और जैसे आप लोग नीचे जाओगे, मान लीजिए कि यहाँ पे 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो इधर क्या होगा, पदार्थ अम्लीय होगा। अगर इसका pH 7 से कम बता रहा है तो पदार्थ अम्लीय होगा, विलयन अम्लीय होगा, उस पदार्थ का विलयन अम्लीय होगा। और अगर 7 है तो क्या होगा बाबू, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। और यहाँ अगर रहता है तो कहिएगा कि यह जो है क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है, pH स्केल होता है। और यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि किसी जलीय विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को मापने के लिए pH स्केल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि जिस स्केल से हम लोग किसी भी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को मापते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो pH स्केल कहते हैं। और अगला पॉइंट यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है।
अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर। जैसे मान लीजिए कि कोई HCl मैंने अम्ल ले लिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, और यहाँ पे Fe से मैंने इसका क्या करवा दिया, अभिक्रिया करवा दिया। अब आपको बताना है यहाँ पर, तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं आपको, उसके बाद आप बताओगे, ठीक है। अम्ल सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं जी, तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे Zn ये क्या है, जिंक क्या है, तो ये धातु है, जिंक क्या है, धातु है। और रुकिए एक मिनट, कलर इसका चेंज कर लें थोड़ा सा, ये क्या है, धातु है, ठीक है, जिंक क्या है, धातु है। और ये 2HCl ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और यहाँ क्या बना रहा है ये, तो जिंक क्लोराइड बना रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। बस वही चीज बता रहा है कि अम्ल सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण, और ये क्या हो गया, जिंक क्लोराइड क्या हो गया बाबू, तो ये हो गया आपका लवण, है ना, लवण हो गया, और हाइड्रोजन गैस बाहर होने का काम यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि अम्ल सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है, तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, तो मुक्त हो जाता है, या फिर हाइड्रोजन गैस क्या होता है कि बाहर निकल जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर सवाल ये बनता है, कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे बाबू आप लोग कि उत्तर में कह रहा है कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH, ये हो गया क्या, हाइड्रोक्लोरिक, ये हो गया आपको अम्ल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे NaOH क्या हो गया बाबू, तो ये हो गया आपका क्षार, ठीक है। और ये NaCl बना रहा है क्या, तो सोडियम क्लोराइड बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है। और यहाँ पे जल क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, समझ में आ रहा है। चलो, तो सबसे पहले उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता क्या है कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। ये हो गया आपका क्या, तो ये हो गया लवण, और ये क्या बाहर निकल रहा है बाबू, तो जल निकल रहा है, यानी जल भी बना रहा है और लवण भी बना रहा है। कब, जब हम लोग अम्ल और क्षार को मिला देते हैं, ये अभिक्रिया उदासीनीकरण भी कहलाता है। और यहाँ पे बनाता क्या है, तो लवण बनाता है, और यहाँ पर जल बनाता है, ध्यान रखिएगा चीजों का, ठीक है ना। चलो अब हम लोग आते हैं जरा यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट इसमें हम लोग समझेंगे, सवाल यहाँ पे है क्या कि जल योजन का जल क्या है, उदाहरण दीजिए। जल योजन का जल क्या है, यहाँ पे क्या करना है आपको, तो उदाहरण देना है। तो मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि किसी लवण के एक सूत्रक में निश्चित संख्या में उपस्थित जल के अणुओं को जल योजन का जल कहते हैं। फिर से सुनिएगा, किसी लवण के एक सूत्रक में, किसी भी लवण के एक सूत्रक में निश्चित संख्या में उपस्थित जल के अणुओं को जल योजन का जल कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझिएगा कि Na2CO3 और इसमें 10H2O है, और ये वाशिंग सोडा है, ठीक है। क्या है, 10H2O है और यहाँ पे वाशिंग सोडा है। तो यहाँ पे ये तो हो गया आपका जल, क्या हो गया जी, तो ये हो गया आपका क्या, तो ये जल हो गया। और यहाँ पे इसका निश्चित, जो यहाँ पे निश्चित संख्या बोल रहा है वो किसका, तो लवण के एक सूत्रक में निश्चित संख्या वाले उपस्थित जल के अणु। तो निश्चित संख्या वाले उपस्थित यहाँ पे जल के अणु कितने हैं, तो ये 10 हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे जल के अणु कितना है, 10 है। और इसी को अगर 10 है, अगर यहाँ पे 5 है, अगर 6 है, 7 है, 8 है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ 10H2O कहेंगे कि जलयोजन का जल है। क्या है, जलयोजन का जल है। अगर यहाँ पर केवल H2O रहता है तब यह केवल जल है, लेकिन अगर यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कोई भी संख्या रख दिया जाता है जो निश्चित संख्या के रूप में यहाँ पर उपस्थित आपको दिखाई देता है, तो आप कहेंगे कि यह जो है जलयोजन का जल है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी प्यारे बच्चों को ये क्लास भली भांति समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ बाकी बचा हुआ टॉपिक था जिसको मैंने कोशिश किया कि
भली भांति एक्सप्लेन कर दें, और बाकी का टॉपिक जो भी यहाँ पे बचता है बच्चे, हम जो है लेके आ रहे हैं उसको आप समझेंगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। और बहुत ही प्यारा सा ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, क्योंकि यह जो है इस चैप्टर का नाम क्या है बाबू, तो इस चैप्टर का नाम जो है यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखेंगे, चैप्टर का नाम है बाबू अम्ल। चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल, क्षारक एवं लवण। और इसका ऑब्जेक्टिव हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे 50 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इतना बेस्ट क्वेश्चन लेके आएंगे कि उसी क्वेश्चन से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना, उसी क्वेश्चन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास यहीं तक हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करेंगे कि सभी मेरे प्यारे बच्चों को क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसलिए क्लास को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमसे हमेशा के लिए जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे वाला क्लास सबसे पहले आप ही को मिले, ठीक है ना। तो चलिए आज का क्लास बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे बच्चों को टाटा, गुड बाय।